Hello guys, I welcome all of you in the next session of this pair of linear equation of two variables of this 10th standard. The next exercise we are going to take, and the problems related to that I am going to start one by one. अब ये जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं इनकी क्या खास बात है वो आपको इनको देख के समझ आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन इस तरह की दी हुई है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये मेरी पहली इक्वेशन है। और मेरी दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y दैट इज इक्वल टू 13/6। तो ये आपको देखने में ऐसी लग रही होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए 1/x को हम अज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर, जैसे कोई वेरिएबल p, और 1/y को हम अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल q। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी रिड्यूस हो जाएगी वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो मेरा 1/x वाला पार्ट है दैट आई एम टेकिंग एज p एंड दिस 1/y इज टेकिंग एज q। तो ये मेरा बनेगा p डिवाइडेड बाई 2 प्लस q डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये बनी इक्वेशन। इसी तरह से ये 1/x को मैंने p अज्यूम किया है, सो p/3 प्लस q/2 दैट इज इक्वल टू 13/6। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को p और q के अंदर रिड्यूस कर दिया। उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और कुछ करना चाहिए। अब इसके अंदर अपन ऐसा क्या करें कि मेरा काम हो जाए और बहुत कंफर्टेबल वे में दिखने लग जाए इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। यहाँ भी 3 और 2 है, तो क्यों ना मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब p/2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बनेगा 3p प्लस 3 2 6 हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 2q इक्वल टू 12। और ये 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, प्रॉपर फॉर्म में आ गई। मेरे पास एक तरीका तो ये कि 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले में, और 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें मैं टाइम थोड़ा बचा भी सकता हूँ और कुछ नया भी सिखा सकता हूँ। ये 3 और ये 3 इक्वल है, ये 2 इस 2 के इक्वल है। तो जब ऐसा ये क्रॉस में दोनों इक्वल हो तो एक नया फंडा बता देता हूँ, आप वैसे लगा लिया करो। और मैंने पहले किसी लेक्चर में बताया भी होगा आपको, इन दोनों को ऐड कर लो इक्वेशन को। यदि मैं ऐड करता हूं तो 3p प्लस 2p 5p प्लस अगेन 2q प्लस 3q 5q 12 प्लस 13 25, ये मेरी इक्वेशन बनी। थ्रू आउट यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, p प्लस q इक्वल टू 5। यानी कि इस इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5। आई होप दैट इज क्लियर। ये मैंने ऐड करा। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3p में से 2p जाएगा, तो क्या बचेगा p। 2q माइनस 3q करूंगा तो माइनस q इक्वल टू 12 माइनस 13, तो ये बना मेरा -1। फिर ये दो इक्वेशन बन गई। अब तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। p प्लस p 2p इक्वल टू 5 माइनस 1 4, यानी कि p इक्वल टू 2, 2 2 4। तो p का वैल्यू 2 आ गया, तो p का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो q का वैल्यू 3 आ जाएगा। सो p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3, दैट इज माई आंसर। बट मेरे क्वेश्चन में तो p और q नहीं था, मेरे क्वेश्चन में तो x और y था। तो वापस से अपन p का वैल्यू पुट कर देते। p कौन था, 1/x। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा 1/x है वही तो p है जो कि 2 के इक्वल है। तो 1/x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसी तरह से मेरा q आ गया 3। तो मेरा जो q कौन था, 1/y।
तो ये मेरा 1/y, ये 3 है, तो इसका मतलब मेरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3. सो दीज आर माई आंसर्स. x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3. तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2/√x, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं. 2/√x plus 3/√y, that is equal to 2. And the second equation is 4/√x minus minus 3/9/√y इक्वल टू में है -1. ये मेरी दो इक्वेशन से सेकंड वाला पार्ट में कर रहा हूं क्वेश्चन का. यहां पर फिर से मैं वही करूंगा. ये जो मेरा 1/√x वाला पार्ट है, 1/√x, इसे मैं p एज्यूम कर रहा हूं. एंड ये जो 1/√y वाला मेरा पार्ट है, इसको मैं q एज्यूम कर रहा हूं. तो यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरी इक्वेशन मेरे को मिलेगी मुझे 2p + 3q इक्वल टू 2. और इसके अंदर 4p - 9q इक्वल टू -1. तो बड़ी कंफर्टेबल इक्वेशन मेरे को मिल गई. कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. अब ये 9q है और ये 3q है, तो क्यों ना मैं इसको डबल कर लूँ, तो मुझे ना तो साइन चेंज करना पड़ेंगे, डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा. तो मैं इसका 3 टाइम्स कर रहा हूँ. यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटू 3. 6p + 9q इक्वल टू 3 2 6. अब ये मेरी दो इक्वेशंस हो गई. मेरा 9q से 9q कैंसिल हो गया. ये माइनस का है प्लस का है, तो 4p + 6p, ये मेरा 10p इक्वल टू 6 - 1. दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा बनेगा 5. तो ये p इक्वल टू हो गया 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरा आ गया 1/2. ये मेरा p का वैल्यू आ गया. अब मेरे को q का वैल्यू चाहिए, तो ये p का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. फ्रॉम 1 2p, p कितना है 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2. सो 2 से 2 मेरा कैंसल. 3q, ये 1 इधर प्लस ये वाला बचा हुआ, इक्वल टू 2. सो 3q इक्वल टू 2 - 1. सो 3q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू आया 1/3. अब मेरे को p और q के वैल्यूज तो मिल गए, बट मुझे चाहिए क्या x और y. मेरे क्वेश्चन में तो x और y है. अब p इक्वल टू 1/√x है, तो 1/√x इक्वल टू p, और p का वैल्यू मेरा आया 1/2. इसका मतलब ये हो गया कि मेरा √x इक्वल टू 2 हो गया है ना. ये इक्वेट करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी सोच लो. √x इक्वल टू 2, तो मेरा x इक्वल टू 4 हो गया. दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे तो. इसी तरह से 1/√y था मेरा q, और q मेरा आया 1/3, तो ये 1/3. इट इम्प्लाइज दैट √y इक्वल टू 3. इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9. तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9, ये मेरा आंसर आ गया. ये मेरी सेकंड इक्वेशन है. अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे. थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे. थर्ड इक्वेशन में दिया है मुझे 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23. ये फिर मेरी दो इक्वेशन है, इनको मेरे को सिंप्लीफाई करना है. फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/x को मैं अज्यूम कर लेता हूँ. यहाँ पे x ऑलरेडी है, y ऑलरेडी है, तो p q के बजाय कुछ नया ले लो, z ले लेता हूँ मैं 1/x को. तो यदि मैं 1/x को z लेता हूँ, तो मेरी अब इक्वेशन क्या बनेगी 4z प्लस 3y इक्वल टू 14. और ये 3 इंटू 1/x है एक तरह से, तो ये 3z माइनस 4y इक्वल टू 23. ये मेरी दो इक्वेशन बन गई. क्या हम ऐसा करें कि ये 4 इस 4 के इक्वल है, ये 3 इस 3 के इक्वल है, तो एक बार ऐड कर लें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें. ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 + 3 7, यहाँ 3 - 4 -1. तो ये सेट नहीं होगा. तो वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी तभी लगाया करो जब ये दोनों साइन
सेम हो, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि कंफर्टेबली सॉल्व हो जाए। बट यहाँ तो वो हो नहीं पा रहा और वैसा करना भी नहीं है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो 4 है, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 1/4 एंड 2/3। ये मेरी 1 इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो ये मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा 16z प्लस 4 3 12y इक्वल टू 56। किसी को कंफर्टेबल नहीं लगे कि सर आपने तो ऐसा सिखाया था 4 को इधर 3 को इधर, तो भी चलेगा, वो भी तो भी आंसर आ ही जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ मैंने इसको कर रहा हूँ इंटरचेंज मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। फिर भी किसी को कंफर्टेबल नहीं है, वैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z माइनस 12y इक्वल टू 23 3 69। ये 2 इक्वेशन मेरी बन गई, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। 16 प्लस 9 25z इक्वल टू 125। सो z इक्वल टू 125/25, तो ये मेरा 5 बन गया। अब z का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम 1, तो ये 4z यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। 4 5 20, तो 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू माइनस 6। तो y इक्वल टू क्या बना, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल टू मेरा आ रहा माइनस 2, और z इक्वल टू मेरा आ रहा है 5। ये 2 रिजल्ट मेरे को मिल गए। अब क्वेश्चन में y दिया है, तो y का वैल्यू तो मेरा आ चुका है। z दिया नहीं था, मैंने अज्यूम करा था। z कौन था, 1/x, तो z इक्वल टू 5 का मतलब 1/x इक्वल टू 5, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो गया, 1/5, क्योंकि दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5x इक्वल टू 1, तो मेरे को मिलेगा x इक्वल टू 1/5, एक ही बात है। तो x का वैल्यू 1/5 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। फाइव अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1/x y माइनस 2 इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब ये 2 इक्वेशन है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 1/x माइनस 1 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ p, और 1/y माइनस 2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ q। तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी, और करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 5p प्लस q इक्वल टू 2, और ये 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये मैंने p और q में से कन्वर्ट कर लिया टेम्परेरी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, 15p प्लस 3q इक्वल टू 3 2 6। तो ये मेरा 3q माइनस का और ये 3q प्लस का मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15 प्लस 6 21p इक्वल टू 7, तो मेरा p इक्वल टू बना 7/21। डायरेक्ट लिख दूँ 1/3। तो ये मेरा p का वैल्यू आ गया 1/3। अब जब p का वैल्यू आ चुका है तो मैं q का वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये p का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन में पुट करेंगे 5 इंटू पी यानी कि 1/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। सो 5/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। इसका मतलब q इक्वल टू 2 माइनस 5/3 ये हो गया।
Therefore Q इक्वल टू 2 माइनस 5/3 LCM 3 2 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/3। तो Q का वैल्यू भी 1/3 आ गया और P का वैल्यू भी 1/3 आ गया। नाउ अब अपन आते हैं इस चीज़ पे कि P किसको अज्यूम करा था आपने, 1/x माइनस 1। सो कैन आई से कि मेरा जो 1/x माइनस 1 है वो मेरा P है, और P कितना है मेरा 1/3। इसी तरह से 1/y माइनस 2 ये किसके इक्वल था, Q के, और Q कितना है मेरा 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस 1 मेरा 3 के इक्वल आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4। और ये इसको सॉल्व करूंगा तो y माइनस 2 मेरा 3 के इक्वल आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 आर माई आंसर्स। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन दी है 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है मेरी 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन हमको सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इंडिविजुअल अलग अलग लिख लेता हूँ इनको। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 7x डिवाइडेड बाय xy माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन मेरी 8x डिवाइडेड बाय xy प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरा x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है। अब ये मेरी दो इक्वेशन है, इनको मैं फिर से लिख रहा हूँ। कैंसिल होने के बाद जो बचा वो क्या है, यहाँ पर 7/y माइनस 2/x। तो मैं इसको पहले x वाली टर्म लिख लेता हूँ, जो अपना सिस्टम है वही चलने दो, प्लस 7/y इक्वल टू 5। इसी तरह से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 7/x प्लस 8/y। x तो यहाँ कैंसिल हो गया था, पहले x वाला बाद में y वाला टर्म, दैट इज इक्वल टू 15। ये मेरी दो इक्वेशन है। अब अपन वही करते हैं जो हर बार कर रहे थे। 1/x को अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल P और 1/y को अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल Q। तो ये मेरा बनेगा, और करके लिख देता हूँ, माइनस 2p प्लस 7q इक्वल टू 5, देन 7p प्लस 8q इक्वल टू 15। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये दोनों को इक्वेट करना है। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा, और करके लिख देता हूँ मैं, माइनस 14p प्लस 7 7 जा 49q इक्वल टू 35। और ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14p प्लस 16q इक्वल टू 30। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, 49q प्लस 16q। तो ये मेरा बनेगा 65q इक्वल टू 65। तो मेरे को q इक्वल टू मिल गया 1, क्योंकि 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो मेरे को q का वैल्यू मिला 1। और q का वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन में। तो माइनस 2p प्लस 7 इंटू q1 इक्वल टू 5। तो माइनस 2p इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1। तो p इक्वल टू 1 आ गया और q इक्वल टू 1 आ गया। p किसको अज्यूम किया था, 1/x को। तो p इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1/x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है। और q इक्वल टू भी 1 है, तो q क्या था, 1/y। तो दैट इज 1/y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू भी क्या आ गया, 1। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज माई आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 7x, ये वाला था। फिफ्थ क्वेश्चन था मेरा ये वाला। नाउ मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू
5xy। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या मिलेगा वो यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं आपको। तो ये मेरा बनेगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई। और इस इक्वेशन को भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू 5xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो ये मेरा x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y कैंसिल हो गया, यहाँ पे xy से xy कैंसिल, यहाँ भी xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। और करके जो बची हुई इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 3 अपॉन एक्स, पहले x वाला टर्म लिख रहा हूँ मैं, 3 अपॉन एक्स बचा प्लस 6 अपॉन वाई बचा इक्वल टू 6। यहाँ पे 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 5। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब वही करेंगे जो हर बार करते आ रहे थे। 1 अपॉन एक्स को क्या एज्यूम करेंगे p, और 1 अपॉन वाई को क्या करेंगे q। तो ये मेरा बनेगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 6, और यहाँ बनेगा 4p प्लस 2q इक्वल टू 5। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, एक मेथड तो ये कि इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करो, 3 का इधर करो। टाइम और बचाने का मूड हो तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होकर दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्यों ना पूरी इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। तो 3p प्लस 6q इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन है। देन 4p प्लस 2q इक्वल टू 5, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 12p प्लस 6q इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 5 ही था, यस। अब ये मेरा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये साइन चेंज होने से कैंसिल हो गया। 3p माइनस 12p, तो माइनस 9p इक्वल टू 6 माइनस 15 माइनस 9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो p इक्वल टू 9/9। तो p का वैल्यू कितना आ गया 1। अब p का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में p का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 6q इक्वल टू 6। सो 6q इक्वल टू 6 माइनस 3, ये 3 इधर आएगा, 3 1 जा 3 है ना, इधर ले लिया मैंने। तो 6q इक्वल टू 3, सो q इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। तो q का वैल्यू आ गया मेरा 1/2। अब p मेरा 1 आया था, p किसको अज्यूम कर रखा हमने, p इक्वल टू 1/x, q इक्वल टू 1/y। तो p इक्वल टू 1 यानी कि 1/x इक्वल टू 1, और 1/x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से q इक्वल टू 1/2, तो 1/y इक्वल टू 1/2, तो इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2। तो ये x और y के मेरे आंसर आ गए। तो इस तरह से मेरा ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देन 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारी दो इक्वेशन है। अब फिर से हम यहां पर वही करेंगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे p, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको अज्यूम कर रहे हैं अपन q। तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बनेगी वो देखिएगा। मेरी इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाएगी 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, और ये मेरी बनेगी 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब p और q में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो क्या करूं मैं, ये जो 5 है इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा सिंपल है। तो 5 10 जा 50p प्लस 10q, ऊपर 5 से इंटू कर रहा हूँ 20, नीचे 2 से इंटू कर रहा हूँ तो 30p माइनस 10q इक्वल टू -4। तो ये दोनों इक्वेशन है, तो ये मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल हो गया।
तो ये मेरा 50p प्लस 30p कितना हो जाएगा 80p इक्वल टू 20 में से 4 गया तो क्या बचा 16। इट इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 16/80, तो ये आ गया 1/5 क्योंकि 16 5 से 80 होता है। तो p का वैल्यू आ गया मेरा 1/5। अब मैं p का वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो बाय 1 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। अब ये 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2q इक्वल टू 4। तो 2q इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये q इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो q का वैल्यू आ गया 1 और p का वैल्यू आया था मेरा 1/5। अब p और q के वैल्यूज में वापस से पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा p कौन था 1/x प्लस वाई, ये था मेरा p और p मेरा आया था 1/5 और q मेरा था 1/x माइनस वाई और मेरा q आया 1। तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। इससे मुझे क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर ये दो इक्वेशन बन गई तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, तो x मेरा 3 आ गया। तो 3 प्लस क्या करें कि 5 आ जाए, 3 को यहाँ पुट कर दो तो y इक्वल टू मेरा 2 आ जाएगा। चाहो तो लिख के देख लो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, ये यहाँ से ले लिया मैंने, यहाँ से 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर माई आंसर्स। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7 था, this one. Now move on to question number 8, the last question, last part of this question, 8th वाला। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, वो 3 है, 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन यहाँ पर कि ये जो 1/3x प्लस वाई है इस वाले पार्ट को p ले लेता हूँ और 1/3x माइनस वाई वाले पार्ट को मैं q ले लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशन ऐसी बनेगी 1/3x प्लस वाई यानी कि p प्लस q इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन बनेगी ये मेरा 1/3x प्लस वाई मेरा p है, तो ये मेरा p/2 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस और ये q/2 इक्वल टू -1/8। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरे को ये जो 4 है ये मुझे नहीं चाहिए और इधर मेरे को ये 8 भी अपोन में नहीं चाहिए, ये 2 भी मेरे को, ये मुझे चाहिए ही नहीं डिनोमिनेटर में कुछ भी, ये 3/4 है, ध्यान देना। तब मैं इसको, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने का तरीका मेरा ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 4 से, तो ये मेरा बनेगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। बड़े कंफर्टेबल इक्वेशन आ गई और इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 4 ज़ा 8, तो ये मेरा बनेगा 4p माइनस 4q, 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू -1। अब तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, 4q से 4q कैंसिल, तो 8p इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2, तो इट इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 2/8 यानी कि p कितना आ गया 1/4। अब p का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, p प्लस q 3/4 है तो यहीं से ले लेता हूँ ना, p प्लस q 3/4 है और p मेरा 1/4 है, तो 1/4 प्लस q इक्वल टू 3/4, तो q इक्वल टू आ गया 3/4 माइनस 1/4 यानी 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, 4 LCM 3 माइनस 1 2, 2/4 यानी 1/2 आ गया। तो p और q के मेरे वैल्यू आ गए, ये मेरा p आ गया, ये मेरा q आ गया। अब फिर से देखो p और q कौन थे, p कौन था 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू
p, और p मेरा आया 1/4। ये मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी बनेगी q क्या है 1/3x माइनस वाई, ये मेरा आया 1/2, ये मेरा q है। इससे मुझे मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इससे मुझे मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ का, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो y से y कैंसल, 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1, और x 1 है तो यहाँ रख दो 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y भी आ गया -1 आ गया y का वैल्यू, क्योंकि x को 1 रखेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, सॉरी ठीक है, प्लस 1 ही आएगा, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। आपको आपके आंसर्स पे जरा सा भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पुट करके उसे चेक कर लीजिएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आ जाएंगे आंसर, सेटिस्फाई हो जाएंगे, चेक हो जाएगा। आई होप दैट इज फाइन। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। अब अपन आते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमारे। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed in rowing in still water and the speed of the current. मैं थोड़ी सी थ्योरी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर अपन आगे बात करेंगे। मैंने लोगों को 4 तरह से बोटिंग करते हुए देखा है। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन आ गए इसलिए अपन को ऐसी बात करनी पड़ रही है, वरना अभी थोड़ा सा कोल्ड सीजन है तो बोटिंग की याद आ नहीं रही होगी किसी को। तो ये 4 सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। ये एक बोट है और ये बोट इस तरफ जा रही है, पानी की स्पीड 0 है, मतलब स्टिल वाटर है, पानी नहीं चल रहा है। तो बोट कैसे जा रही है, मतलब आदमी बंदा खुद उसको सामने, मतलब उसको मेहनत करके चला रहा है, धकेल रहा है। तो इस चीज को बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट x, और स्पीड ऑफ वाटर 0 है यहाँ पर। इस तरह से बोट चल रही है। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है जिसके अंदर ये बंदा तो कुछ भी नहीं चला रहा है, बैठा ही है आराम से, बस ये पानी उस तरफ जा रहा है इसलिए बोट चल रही है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर y है, स्पीड ऑफ बोट 0 है। स्पीड ऑफ वाटर को y अक्सर यूज कर लेते हैं अपन सिंबल। ये तीसरा सिचुएशन है, इसमें ये बंदा x स्पीड से इसको उधर चला रहा है और ये पानी भी उधर ही जा रहा है y स्पीड से। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है, फास्ट चलती बोट, यानी खुद भी चला रहे हैं, पानी भी अपनी उसी साथ में चल रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और टोटल स्पीड बोट की ऐसे केस में x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें बंदा x स्पीड से सामने जा रहा है और पानी y स्पीड से सामने से आ रहा है, यानी पानी हमारी स्पीड को कम कर रहा है। तो यहाँ पर नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और यहाँ पर हमारी नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर ये 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, सॉरी। तो यहां पर मैंने आपको बताई थी कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है मेरी, वो होती है x प्लस वाई, जिसके अंदर मैंने 4 सिचुएशन बताई थी। तो ये मेरा जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो मेरा x प्लस वाई है, जहाँ पर बोट भी उधर जा रही है, पानी भी उधर जा रहा है। और जब मेरा ये पोजीशन होता है कि बोट उधर जाती, पानी सामने से आता है, तो मेरी नेट स्पीड होती है x माइनस वाई। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। पानी जब सामने से आता है तो वो स्पीड को कम करता है, सो दैट इज नॉन एट अप स्ट्रीम, x माइनस वाई। सेम सिचुएशन आप एरोप्लेन में भी देख सकते हैं। जब एरोप्लेन उड़ता है और हवा यदि उसके साथ साथ चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और एरोप्लेन उड़ रहा है और हवा सामने से आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का फंडा आपने समझ लिया, दैट इज इनफ क्वेश्चन करने के लिए, हमारे लिए
इनफ है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, तो स्पीड ऑफ रितु x मान लेता हूं, और स्पीड ऑफ करंट, करंट पानी एक ही बात है, स्ट्रीम बोल दो, करंट बोल दो, वाटर बोल दो, एक ही बात है, वो मैं y मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में ये दिया कि रितु डाउन स्ट्रीम में चल रही है 20 किलोमीटर, तो इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, 20 तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो 20 किलोमीटर चलती है वो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, ये मैंने अभी भी बताया था आपको, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई स्पीड हो जाती है, और तो टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, तो दैट इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये बन गई। एंड अप स्ट्रीम Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे लगते हैं, मतलब यहाँ 20 किलोमीटर में 2 ही घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ 20 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, जबकि यहाँ 4 किलोमीटर में ही 2 घंटे लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर अप स्ट्रीम में यही 20 किलोमीटर होते हैं अप स्ट्रीम में, तो टाइम ज़्यादा लगता, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा ही तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो 20 किलोमीटर के 2 घंटे, जबकि यहाँ तो 4 ही किलोमीटर के 2 घंटे लग गए थे, ऐसे देखा जाए तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा ही लगेगा। तो ये इन दोनों इक्वेशन को अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरा x प्लस वाई, ये ऐसे कर लें क्या, 2 से कैंसिल करें 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा y से y कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, और x से 6 है तो y आ गया मेरा 4, क्योंकि x प्लस वाई 10 है, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आ गया 4। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या पूछा था, स्पीड ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी रितु की स्पीड एंड स्पीड ऑफ द करंट, तो दोनों चीज़ आ गई 6 एंड 4। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था जो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and 1 man alone. अपन एक काम करते हैं कि 1 woman किसी काम को करती है x डेज में, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, और 1 मैन उसी काम को कर सकता है y डेज में, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। तो वुमन का जो 1 डे वर्क है, एक दिन का वर्क, वो कितना हो जाएगा 1/x। x दिन में पूरा काम करती है तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x, और जो मेन का 1 डे वर्क है वो हो जाएगा 1/y। तो वुमन का 1 डे वर्क 1/x और मेन का 1 डे वर्क हो गया 1/y। तो एक वुमन का 1 डे वर्क 1/x है, तो यहाँ तो 2 वुमन है, तो 2 वुमन है तो ये 2 इंटू 1/x हो गया इसका वर्क, प्लस 5 मैन है तो 5 इंटू 1/y, तो ये इन सब का मिलाकर के 1 डे वर्क हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कि ये सब लोग मिलके 4 डेज में पूरा काम कर लेते हैं, तो 1 डे वर्क कितना होगा इनका 1/4 हो जाएगा 1/4। 4 डेज लगते हैं पूरा काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, दैट्स इट। सेकंड इज सिचुएशन 3 वुमन, तो 3 इंटू 1/x। 6 मैन ले रहे हैं अपन, तो 6 इंटू 1/y, सो दैट शुड बी इक्वल टू 3 डेज है तो ये 1/3 हो जाएगा। ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, वही 1/x को क्या एज्यूम कर लेंगे p, 1/y को क्या एज्यूम कर लेंगे q, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। अब ये फिर से ये 1/3 1/4 प्रॉब्लम देंगे, तो इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा बनेगा 4 2 ज़ा 8p प्लस 4 5 ज़ा 20q इक्वल टू 1। 3 को भी इधर मल्टीप्लाई करो तो 9p
प्लस 18Q इक्वल टू 1। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मेरे को सिंप्लीफाई करके P और Q का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो ये 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72P प्लस 180Q इक्वल टू 9 1 जा 9। तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, अब 8 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72P प्लस 18 8 जा 144। आपको करके बता देता हूँ। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ऐसे कर लिया करो। इस 6 को इधर मिला लो तो 14 4, ये 4 यहाँ एज इट इज 144। और ये मेरा आ जाएगा 8 8, इधर 8 आ जाएगा, प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसल। 180 में से 144 गया। 36Q इक्वल टू 9 माइनस 8 कितना 1। इट इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू आ गया 1/36। तो ये Q का वैल्यू आ गया 1/36। अब P का वैल्यू निकालना है तो 8P प्लस 20Q, 8P प्लस 20 इंटू Q 1/36 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8P इक्वल टू 1 माइनस 20/36। LCM 36, तो 36 माइनस 20 16। सो मेरा 8P इक्वल टू बना 16/36। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से कैंसिल 18। तो P का वैल्यू आ गया मेरा 1/18। तो Q का वैल्यू 1/36, P का वैल्यू 1/18। अब P और Q कौन थे? P मेरा था 1/x और Q था 1/y। तो ये मेरा आ जाएगा P 1/18 यानी कि 1/x इक्वल टू 1/18। तो x इक्वल टू मेरा आ गया 18 और Q मेरा 1/36 है। तो Q कौन था मेरा 1/y इक्वल टू 1/36। तो y इक्वल टू क्या बना 36। तो ये आंसर आ गए। मतलब 18 डेज किसको लगते हैं? x किसको अज्यूम करा था मैंने? वूमन का, अकेली वूमन x डेज में काम करती है, अकेला मैन y डेज में काम करता है। तो यानी कि x डेज, x यानी कि वुमन को 18 डेज लगते हैं और मैन को 36 डेज लगते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर आ गए। आई होप दैट इज फाइन। चलिए, मैन को काम करने में 36 डेज लगते हैं और वुमन को काम करने में 18 डेज ही लग रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली ये वर्क ऐसा होगा जो वुमन ज़्यादा बेहतर कर सकती है, जल्दी कर सकती है, फास्ट कर सकती है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. ठीक है, अब सबसे पहले तो जो चीज़ फाइंड करनी, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x अज्यूम कर लेता हूँ। स्पीड ऑफ बस को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। ये रूही की जर्नी है, मान लो टोटल कितनी जर्नी है 300 किलोमीटर की। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, एंड द रिमेनिंग बाई बस। तो बचा कितना? 300 में से 60 गया तो 240 जाती है बस से, और ये आपकी है ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड x है तो ये स्पीड यहाँ लिख देता हूँ, बस की स्पीड y है तो स्पीड यहाँ लिख देता हूँ। तो एक चीज़ आप समझ लो कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये ट्रेन से 60 किलोमीटर चली तो टाइम लगा होएगा 60/x, और ये 240 बस से चली तो टाइम लगा होएगा 240 बाय बस की स्पीड y, और इन दोनों का मिलाकर के टोटल टाइम इन्होंने दे रखा 4 आवर्स। तो ये 4 इक्वेशन नंबर 1 बन गई ना इक्वेशन।
अब ये सेकंड वाला केस अपन लेके देखते हैं। वापस से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब की बार 100 किलोमीटर ट्रेन, तो बचा कितना, 300 माइनस 100, 200 किलोमीटर हो गया मेरा बस। ट्रेन की स्पीड x, बस की y। अब की बार 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पहले 4 घंटे लग रहे थे, तब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो 100 चलती है ट्रेन से डिवाइडेड बाय x प्लस 200 बस से, तो टोटल टाइम लगेगा 4 घंटे 10 मिनट। अब 4 घंटे 10 मिनट को लिखें कैसे, वो भी सीख लो। 4 आवर्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को लिखते हैं 10/60 आवर्स, क्योंकि मिनट को तो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 इंटीजर 1/6 आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। 4 घंटे और 10 मिनट को 1/6 आवर लिख सकते हैं, आवर में कन्वर्ट करके। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब वही काम करना, 1/x को p एज्यूम कर लेंगे, 1/y को q एज्यूम कर लेंगे। तो ये मेरा बनेगा इक्वेशन 60/x है, तो ये 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन बनेगी 100p प्लस 200q इक्वल टू, ये मेरा 4 इंटीजर 1/6 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 मिक्सड फॉर्म में 25/6। आई होप दैट इज फाइन। चलिए, अब ये जो 6 है ना, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, और उसके भी पहले मैं एक कंफर्टेबल वर्क करना चाहता हूँ। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 25 4 जा 100, ऐसे कैंसिल हो रहे हो तो कर सकते हैं। और ये 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24p प्लस 6 8 जा 48q इक्वल टू 1। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देता हूँ। अब अल्टीमेटली करना क्या है, सॉल्व ही तो करना है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये भी पूरी 4 से डिवाइड हो रही। देखो 4 1 जा 4 4, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 15। फिर से लिख लेते हैं इनको, 15p प्लस 60q इक्वल टू 1 और 24p प्लस 48q इक्वल टू 1। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करके मुझे p और q का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 15 को इधर मल्टीप्लाई करें, 24 को इधर मल्टीप्लाई करें। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और कोई तरीका? कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एलिमिनेशन मेथड लगाने की मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये डिवाइड हो भी नहीं रहा है, डिवाइड जितना बन सकता था मैंने कर लिया। 15 और 24 का LCM निकाल के देखते हैं कितना होता है। 3 5 जा 3 8 जा 24। बस अब क्या करेंगे, 5 3 जा 15 120। यहाँ पर एक कंफर्टेबल वर्क मैं करना सिखाता हूँ आपको। 120 इसकी टेबल में भी आ रहा है और 120 इसकी टेबल में भी आ रहा है, तो क्यों ज़्यादा मेहनत की जाए। ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए अपने को, किससे, 8 से, ताकि यहाँ 120 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए 5 से, ताकि यहाँ 120 आ जाएगा। 120 इनका LCM था, ऐसा मैंने सेट किया इसको। देखो कितना कंफर्टेबल होता है, करके देख लेते हैं इसको। तो गाइज ये 15 8 जा 120p प्लस 8 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, 5 से मल्टीप्लाई करा इधर, इधर 48 5 जा 240 q इक्वल टू 5, माइनस 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 कैंसल, 480 माइनस 240 तो 240 बचा, 8 माइनस 5 तो 3, तो q इक्वल टू आ गया 3/240। तो ये मेरा बनेगा 1/80।
तो q का वैल्यू आ गया 1/80। अब q मैं यहाँ रख देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, कहाँ रखूँ कहीं भी रख दो, यहाँ रख देता हूँ। 120 p था मेरा है, प्लस 480 q कितना आया था 1/80 इक्वल टू 8। तो ये 0 से 0 कैंसल, 8 6 जा, तो 120 p इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा तो माइनस होकर के 2 बचेगा, तो p इक्वल टू आ गया मेरा 2/120 यानी कि 1/60। तो q आ गया 1/80 और p आ गया 1/60। p इक्वल टू आ गया मेरा 1/60। p किसको अज्यूम करा था हमने, 1/x ही था ना हमारा p, और 1/y ही था ना हमारा q। जैसा हर बार करते हैं वैसा ही किया था, ये लिखा है सॉरी यहाँ पर 1/x p और 1/y q। तो ये मेरा p 1/60 है, इसका मतलब 1/x मेरा 1/60 है, तो मेरा x इक्वल टू 60 हो गया। और 1/y इक्वल टू q, और q मेरा कितना है 1/80, तो मतलब y इक्वल टू मेरा कितना हो गया 80 हो गया। तो x का वैल्यू 60 आ गया और y का वैल्यू मेरा 80 आ गया। तो इसका मतलब ये स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 60 और बस की स्पीड आ गई 80। तो इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव ए नाइस डे।